नमस्कार सेवकता की पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि आसींद के सवाई भोज मंदिर में स्थित 400 साल पुरानी मस्जिद को जब ढहा दिया जाता है और उसकी जगह पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है तो भंवर मेघवंशी जी जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं घटनास्थल पर और कुछ पिक्चर्स के साथ उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, जिसके कारण इस घटना को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल जाती है। उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरोध जो है वो भंवर मेघवंशी जी का शुरू हो जाता है और वे उससे किस तरह निपटते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा करी थी। और साथ ही चर्चा करी थी कि इस घटना के बाद जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाला होता है उसमें भंवर मेघवंशी जी दलित भागीदारी का प्रश्न करते हैं। तो अब हम यहाँ से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 43, न्याय समानता हो आधार। आसींद में कालंदरी मस्जिद को तोड़ने के मामले को उजागर करने में मेरी भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे साथियों के बीच उठने लग गए थे। इस घटना पर निकाले गए विशेष अंक ने काफी बवाल मचाया। लोग डायमंड इंडिया पर टूट पड़े। मुझे कहा गया कि हिंदुओं के पैसे से पत्रिका निकालते हो और हिंदुओं के ही खिलाफ छापते हो। हमारे साथियों में से कुछ लोगों को इस बात में दम लगा। उन्होंने अपना निवेश वापस ले लिया और समूह से बाहर हो गए। अधिकांश तब भी साथ बने रहे। तो जो लोग निवेश लेकर बाहर हुए, यदि इस तरह की घटनाओं पर सोशल ऑडिटिंग की जाए तो हम जान पाएंगे कि ये जो निवेश लेकर वापस हो जाते हैं या मौका परस्त लोग होते हैं वो आखिर किस जाति और वर्ण से आते हैं। बाद में हमने एक सांप्रदायिकता विरोधी विशेषांक निकाला जिसमें सभी समुदायों में बढ़ रही कट्टरता और उसमें मौजूद सांप्रदायिक शक्तियों की कड़ी आलोचना की गई। लोग पत्रिका पढ़ भी रहे थे और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा था, मगर जैसे जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार पर चोट की जा रही थी वैसे वैसे कट्टरपंथी, भ्रष्ट और दम्भी जाति में चूर लोगों का शिकंजा भी हमारे इर्द गिर्द कसता जा रहा था। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। विज्ञापन तो हम लेते ही नहीं थे, सदस्यता से ही काम चल रहा था। लेकिन अब नए सदस्य बनाना भी मुश्किल होने लगा। पत्रिका को संघ परिवार की ओर से हिंदू विरोधी घोषित किया जा चुका था। बड़ी ही कठिनाई से हम 1 साल पूरा कर पाए। तो आत्मकथा में पहले भी कई सारे इंसिडेंट्स भंवर मेघवंशी जी ने कोट किए हैं कि डायमंड पत्रिका को बंद करवाने के लिए उनके आसपास जितने भी प्रकाशन से जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर हमला शुरू हो जाता है। हमले का मतलब शारीरिक तौर पर हमला नहीं, उनकी नौकरियों पर बात आ जाती है। तो इस तरह के पहले भी कई इंसिडेंट्स कोट हुए हैं। और वैसे भी यदि आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी हिंदू विरोधी करार कर दिया जाता है। अम्बेडकरनामा भी इसका अपवाद नहीं है। पत्रिका की पहली वर्षगांठ पर मांडल के माणक चौक में कवि सम्मेलन का आयोजन करना तय रहा। इस हेतु कवियों को आमंत्रित करने के क्रम में हमने सोचा कि क्यों नहीं चोरी वाड़ों घड़ों हो गए और गीत के गायक किसान रविशंकर सिंह को भी आमंत्रित किया जाए। इस हेतु एक दिन मैं कान सिंह राठौड़ के पास लाहौर भीम के पास स्थित देव डूंगरी गांव पहुंचे, जहां पर मजदूर किसान शक्ति संगठन का मुख्यालय है। लेकिन नाम बड़े और दर्शन खोटे जैसा महसूस हुआ वहां जाकर। एकदम मिट्टी के दड़बे नुमा घर बने हुए थे, उसी में ये लोग रहते थे। हमने पूछा कि शंकर जी कहाँ मिलेंगे। हमसे कहा गया कि आ रहे हैं, बैठो इंतजार करो। हम तीनों साथी वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं अपने साथियों के सामने इन लोगों की इतनी तारीफ कर चुका था कि उनके अनुरूप तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक पूर्व IAS अरुणा राय, वायुसेना के बहुत बड़े अधिकारी का बेटा निखिल डे और प्रसिद्ध रंगकर्मी शंकर सिंह क्या यहीं इस झोपड़ी में रहते हैं? ये सोच सोच कर ही मैं हलकान हुआ जा रहा था। ये भी कि मेरे साथी क्या सोच रहे होंगे। कहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में ले आया? बातें तो उनके बारे में बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन यहाँ तो बड़प्पन का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। इतने में एक और हृदय विदारक नजारा प्रस्तुत हो गया। माथे पर इडूनी यानी कि कपड़े का गोला रखकर पानी की मटकियां महिलाओं की तरह सर पर लिए चले आ रहे थे हमारे किसान रविशंकर सिंह और उनके पीछे पीछे निखिल डे। उफ, यह क्या, कैसे लोग हैं ये? बिल्कुल हम जैसे ही। सोचा था कुछ अलग होंगे खास, पर ये तो आम से भी गए बीते निकले।
फिर भी आ ही गए हैं तो निमंत्रण तो दे ही देते हैं। आएंगे तो ठीक और नहीं आएंगे तो और भी अच्छा, यही सोचकर रुके रहे। मटकियां सर से उतारकर जब वे भार मुक्त हुए तो हमने अपने आने का उद्देश्य उन्हें बताया। वे बड़े हर्षित हुए जानकर कि हम लोग ही डायमंड पत्रिका के प्रकाशक हैं। बातचीत हुई, उन्होंने बहुत प्यार से हमें खाना खाने के लिए कहा। तो वैसे इन सारे इंसिडेंट्स में मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि भंवर मेघवंशी जी ने ऐसा क्यों कहा कि आएंगे तो अच्छा और नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा। तो ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने इस तरह से सोचा होगा उस समय। बातचीत हुई, उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें खाना खाने के लिए कहा। आग्रह इतना स्नेह सिक्त था कि टाला नहीं जा सका। चूल्हे पर सिकी हुई रोटियां और सादा दाल खुद ही लेकर खानी थी। यहाँ पर सब काम खुद को ही करना पड़ता है, ऐसा हमें बताया गया। हमें अपनी प्लेट खुद ही धोनी पड़ी। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी अजीबोगरीब होते हैं। इनको लेकर मेरे कई पूर्वाग्रह थे। मसलन कि चलते हवाई जहाजों में हैं पर पाँव में चप्पल पहने रहते हैं, बोलते अंग्रेजी में हैं पर कई दिन नहाते नहीं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं कभी इस वर्ग को समझ नहीं पाया। इनमें जो लोग मिडिल क्लास से आते हैं वे ताज जिंदगी अपने वर्ग को कोसते रहते हैं। हालांकि यह भी देखा गया है कि यकीन भी वे अपने ही वर्ग के लोगों पर करते हैं और उन्हीं को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम चीजें हैं, इसलिए आज रीडिंग ज्यादा हो रही है। खुद भूखे नहीं रह सकते और ना ही भूख सहते हैं, मगर भूख पर अपने भाषण बड़े कारुणिक देते हैं। बड़े बड़े होटलों में 3-3 हजार रुपए प्लेट दावत खाकर ये हंगर की समस्या पर सेमिनार करते हैं। ये बदलाव की बात तो करते हैं पर खुद रत्ती भर भी नहीं बदलते। तो इस तरह का इंसिडेंस भी भंवर मेघवंशी जी ने पहले कोट किया है। आपको याद होगा जब उनके वहाँ आंदोलन होता है गांव में और 2 लोग मारे जाते हैं भगदड़ में, तो उनकी कलश यात्रा निकलती है और जब आरएसएस से जुड़े या भाजपा के नेता वहां पर आते हैं तो बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं, जिसे सुनकर भंवर मेघवंशी जी हैरान रह जाते हैं कि इतना बढ़िया तो उस समय वहां घटनास्थल पर मौजूद लोग भी नहीं कर सकते इतना मार्मिक चित्रण, जितना ये लोग बिना उपस्थित हुए कर रहे हैं। हर प्रकार की चीज में ये सिर घुसेड़ देते हैं, बातें इतनी करते हैं कि काम करने का वक्त ही नहीं मिल पाता है इन क्रांतिकारियों को। कुछ इसी तरह की धारणाएं सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए मेरे मन में पहले से ही मौजूद रही हैं, और यह भी कि सामाजिक बदलाव की लंबी चौड़ी बातें करने वाले ये लोग अक्सर वामपंथी होते हैं। देवडुंगरी पहुंचने से पहले तक मेरी नजर में संस्था और जन संगठन में क्या फर्क होता है यही समझ नहीं था, लेकिन यहाँ आकर तो उल्टा ही नजारा था। ये लोग जितने बड़े नजर आते थे उससे भी छोटे काम यहाँ खुद ही कर रहे थे। मैंने सोचा सिर्फ दिखावे के लिए ये जगह बना रखी होगी, रहते तो कहीं और ही होंगे, लेकिन हमें क्या, हम तो कवि सम्मेलन का निमंत्रण देकर लौट आए थे। तो कई जगह पर बहुत ट्रू कन्फेशंस किए हैं भंवर मेघवंशी जी ने। उस वक्त जो भी उनकी मनस्थिति रही होगी उसको उन्होंने छुपाया नहीं है इस आत्मकथा में। छब्बीस जनवरी 2002 को मांडल में आयोजित कवि सम्मेलन में MKSS की टीम नियत समय पर पहुंची। तो ये MKSS जो है वो क्या था, मजदूर किसान शक्ति संगठन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आगे जब भी कभी MKSS आए तो आप समझ जाइएगा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के लिए इस्तेमाल किया गया है। कविता पाठ से पहले उन्होंने खजाना नामक नाटक दिखाया, चोरी वाणों गीत गाया, रात भर रुके। कवियों से ज्यादा इन लोगों ने श्रोताओं को प्रभावित किया। शंकर सिंह जी के पास एक कठपुतली भी थी जिसे वे मुंह फट कहकर पुकार रहे थे। उसके जरिए भी कई गंभीर बातें कही गई, बेहद मनोरंजनात्मक तरीके से। कुल मिलाकर हम आयोजकों, प्रायोजकों और दर्शकों सबको बड़ा मजा आया। सुबह हम लोग मांडल के नजदीक स्थित प्रोसेस हाउस के गंदे पानी के समस्याग्रस्त इलाकों के लोगों से मिलने गए। शाम को हम लोग राजस्थानी फिल्म कलाकार राज जांगिड़ के बुलावे पर गुलाबपुरा में होने जा रहे कवि सम्मेलन में पहुंचे, लेकिन हमारे पहुंचते पहुंचते ही वहां राजनीति हो गई। तो किस तरीके से जब आप काम करने निकलते हैं और आपके
काम के बीच में किस तरीके से रोड़ा अटकाया जाता है, अब जो घटना है वो उसका बेहतरीन उदाहरण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हमारे पहुंचते पहुंचते वहां राजनीति हो गई। एक जनप्रतिनिधि ने आपत्ति दर्ज करवा दी कि ये लोग तो सरपंच से लेकर बीडीओ तक सबको चोर कहते हैं, इनका कार्यक्रम यहाँ के मंच पर नहीं हो सकता। ये लोग चाहे तो अपना किराया भाड़ा लेकर वापस जा सकते हैं, मगर कार्यक्रम नहीं होगा। एमकेएसएस के लोगों ने बिना किसी प्रकार की भूमिका निभाए यात्रा व्यय लेने से साफ इनकार कर दिया तथा शहर के बीचों बीच एक सार्वजनिक स्थल पर खजाना नामक नाटक दिखाया और चोरी वाणों गीत गाकर वहां से रवानगी ले ली। यहाँ पर उन्होंने अपना एक नारा कई बार लगाया, न्याय समानता हो आधार, ऐसा रचेंगे हम संसार। तो जब भी आप कुछ काम करने निकलते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है कि आरएसएस वाले इस तरह के कामों को अपने व्यक्तिगत दुश्मन के तौर पर देखने लगते हैं और तरह तरीके से रोड़ा अटकाया जाता है, और ये सब रोड़े तो अटकते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसका समाधान भी हमें खुद ही ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया कि मंच पर नहीं करने दिया गया कार्यक्रम तो उन्होंने चौराहे पर जाकर किया, लेकिन ये भी गौरतलब है कि चौराहे पर जो है वो कम लोग देख पाए होंगे, और मंच से यदि कोई प्रस्तुति आप देते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और उसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काम करने से रोकने के लिए बहुत सारे चीज़ें की जाती हैं लगातार। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो लोग इस विचारधारा से टकराते हैं उनका काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे इस नारे ने आकर्षित किया और संगठन के लोगों को निर्भीकता, दृढ़ता और निस्वार्थता ने भी प्रभावित किया। मैं मन ही मन सोचा कि जीवन में मौका मिला तो इन लोगों के साथ काम जरूर करूंगा। बाद में ये मौका भी जल्दी आ गया। राजस्थान सरकार उन दिनों हर ब्लॉक में उस पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण करवा रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा विकास कार्यों पर खर्च हुआ था। मांडल तहसील में बागौड़ पंचायत का सामाजिक ऑडिट हुआ। इस दौरान मुझे मजदूर किसान शक्ति संगठन को करीब से जानने का मौका मिला। फिर राजसमंद जिले के लसाणी, बाघाना, फरारा और झालो की मदार आदि गांव में हुए अंकेक्षणों के दरमियान कवरेज के सिलसिले में साथ रहने का अवसर भी मिला। तब मैंने पाया कि ये लोग वाकई जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में समरूपता है, वास्तव में समाज में बदलाव चाहते हैं और जैसी बातें करते हैं वैसे ही जीने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंस जो है वो विचारधारा की होनी चाहिए। आप किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाते हैं बजाय उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के जरिए मैं देना चाहूंगी कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा सूटेड बूटेड रहते थे, लेकिन उनकी विचारधारा के जरिए उन्होंने करोड़ों वंचित लोगों को जो है वो एकदम मेन स्ट्रीम में लाकर रख दिया। और वहीं गांधी जो है वो एक लंगोटी पहनकर रहते थे और वंचित समुदाय के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं तुम में से एक हूं, इसीलिए मुझे ही तुम्हारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और कैसे एक बड़े तबके को हमेशा के लिए उन्होंने उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो कपड़ों से ज्यादा विचारधारा को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। अच्छे लोग हैं, जाति पाति के नाम पर छुआछूत का तो सवाल ही नहीं है। गांधी की बात करते थे लेकिन थे पक्के कॉमरेड। अंबेडकर और पेरियार, फूले और कबीर की बात भी करते थे। मस्त लोग थे। सूचना के अधिकार के जरिए पारदर्शिता की पैरवी कर रहे थे और जनता के नाम पर खर्च हुए पैसे का हिसाब चाह रहे थे। मैं इस दौरान अरुणा राय जी से भी कई बार मिला। उनसे 2 घंटे लंबा एक इंटरव्यू भी किया। जब उन्होंने बताया कि उनके पिताजी पेरियार के आंदोलन में थे और ये भी कि के.आर. नारायण और उनके पिताजी साथ साथ रह चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि आरक्षण को लेकर जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर आरक्षण कब तक, तब उनका जवाब था भेदभाव, शोषण और असमानता जब तक, आरक्षण तब तक। मुझे उनकी साफगोई पसंद आई। मेरी अब एमकेएसएस के लोगों से दोस्ती बनने लगी थी। मन जर्नलिज्म से एक्टिविज्म की तरफ खींचने लगा था। इच्छा थी कि केवल लिखकर ही मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे बरी हो सकता हूँ। क्या मैं जैसा लिखता हूँ वैसा दिखता भी हूँ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही मैं जीता भी हूँ? अब तक तो नहीं। इसलिए मैंने धरने की कवरेज के साथ साथ धरने पर बैठकर नारे भी लगाने
की संकल्प शक्ति जागृत की और जल्दी ही सिर्फ पत्रकारिता के कलम घिस्सूपने से बाहर आकर उंगलियों को मोड़कर मुट्ठियां बांधकर हाथों को हवा में लहराते हुए इंकलाब जिंदाबाद और जय भीम जय जय भीम की आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। इस तरह मैं आरएसएस से एमकेएसएस तक पहुंच गया। भगवा चादर की जगह विविध रंगी चदरिया धारण कर ली और स्वयं सेवक से स्वयंसेवी कार्यकर्ता बन बैठा। ये कार सेवक से मानव धर्मी प्यार सेवक होने की सफर की शुरुआत थी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें भी हौसला अफजाई मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को महिलाओं और बाकी सबको सुनवाना भी न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।